अब 1 मिनट एक खबर। चुनाव आयोग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल चुनावों में चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएम ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। आयोग ने ये कार्रवाई ममता बनर्जी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान को लेकर की है। आयोग के निर्देशानुसार ममता बनर्जी 12 अप्रैल रात 8 बजे से 13 अप्रैल रात 8 बजे तक किसी भी माध्यम से प्रचार नहीं कर सकेंगे। आयोग के इस फैसले के बाद ममता बनर्जी ने ट्वीट कर यह ऐलान किया कि वो आज आयोग के इस कदम का विरोध करेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतिबंध के आधा घंटे बाद शाम 8:30 बजे टीएमसी उम्मीदवार गौतम देव के पक्ष में डाबग्राम फुलवाड़ी में प्रचार करेंगी। टीएमसी की राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि आप लोग इलेक्शन में हम लोग को हरा सकते नहीं हरा सकते हो, इसलिए क्या करते हो, बैन करते हो। आज पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई नुक्कड़ सभाएं करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल चुनावों में अब बीजेपी नुक्कड़ सभाएं करेगी, जिसमें पार्टी कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में विशेष चुनावी अभियान चलाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से उन नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत करेंगे। आने वाले 4 चरणों में ग्रेटर कोलकाता की 40 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इन 40 सीटों पर पार्टी 2000 से भी ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करेगी। लोगों की सुविधा को देखते हुए ये सभाएं शाम को आयोजित की जाएंगी। पार्टी के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई नेता इन सभाओं में हिस्सा लेंगे। इन सभाओं में कोलकाता की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखने का संकल्प दोहराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज दमदम और बड़ा नगर में शाम को सभाएं करेंगे, लेकिन नुक्कड़ सभाओं से पहले केंद्रीय गृह मंत्री रैली और जनसभाएं भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले सुबह 11:30 बजे दार्जिलिंग के लेबोंग में, फिर गृह मंत्री नगर काटा के भरतपुर में दोपहर 12:45 पर जनसभा करेंगे। इसके बाद वो इस्लामपुर में दोपहर करीब 2:15 बजे एक रोड शो भी करेंगे और शाम 5 बजे विधाननगर में चौथी रैली करेंगे। आज बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष सबसे पहले दोपहर 12:45 बजे कलना में रोड शो करेंगे। इसके बाद वो 2:45 बजे खंग घोष में दूसरा रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा का तीसरा रोड शो शाम 4:30 बजे हरिंगथा में होगा। दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 जनसभाएं करेंगे। रक्षा मंत्री सुबह 11:15 बजे करीमपुर विधानसभा में पहली रैली करेंगे। इसके बाद वो मध्यम ग्राम में दोपहर 2 बजे दूसरी रैली करेंगे। आज उनकी तीसरी रैली स्वरूप नगर विधानसभा में शाम 4 बजे होगी। बंगाल में चौथे चरण के बाद से ही बीजेपी और टीएमसी के बीच का टकराव काफी बढ़ गया है। खालकर सीतलकुची में हुई हिंसा पर दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। वहीं ममता इस घटना को केंद्र की साजिश कह रही हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी से ममता बनर्जी के भाषणों का नतीजा बता रही है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन के लिए उम्र की शर्त हटाने की मांग की। देश में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि टीकाकरण में उम्र की सीमा को हटाया जाए। साथ ही उन्होंने अपील की है कि राज्यों को संक्रमण के हालात देखते हुए टीके उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने ये भी लिखा कि आपात स्थिति को देखते हुए अन्य कंपनियों के टीकों को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए। सोनिया गांधी ने आग्रह किया कि गरीबों को 6,000 रुपए की मासिक मदद मुहैया कराई जाए। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने एक बार फिर वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर एक ट्वीट किया, जिसमें वो सरकार को कोरोना महामारी को रोकने में नाकाम बता रहे हैं। केंद्र ने तुरंत इस ट्वीट पर पलटवार किया। खुद हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई कमी नहीं है, किसी राज्य में कमी नहीं होने दी जाएगी, तो इसलिए इस तरह की चीजें खत्म होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को एक्सपर्ट कमेटी ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए देश को तीसरी वैक्सीन मिल गई है।
देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल पहले से जारी है। अब स्पुतनिक वी को मंजूरी मिलने के बाद इस महामारी से निपटने के लिए डॉक्टर्स के पास एक और हथियार आ गया है। सोमवार को केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फैसला किया कि अब 2 घंटे से कम की उड़ानों में खान पान की सेवा पर रोक होगी। देश में कोरोना वायरस के केसों में तेजी से हो रहे इजाफे के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। भारत इस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और हर दिन कोरोना के मामलों में पहले की तुलना में इजाफा हो रहा है। कोरोना के मामले में भारत इस समय दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत से ज्यादा केस इस समय अमेरिका में ही हैं, जबकि ब्राजील इस सूची में तीसरे स्थान पर है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यपालों के साथ बैठक बुलाई है। ये बैठक बुधवार को होगी, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री कोरोना महामारी और वैक्सीन पर चर्चा करेंगे। पिछले 24 घंटे में देश में 1,68,912 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 904 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 75,086 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,35,27,717 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,21,56,529 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,01,009 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,70,169 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 10,45,28,565 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। और दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने फिर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दिल्ली में कोरोना के नए मामले 11,000 के पार चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 11,491 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 72 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 7,665 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 7,36,688 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,87,238 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 38,095 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 11,355 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर 14 प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया है। अगले आदेश तक ये अस्पताल किसी भी गैर कोरोना मरीज को भर्ती नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही 19 निजी अस्पतालों को 80% आईसीयू बेड, 82 निजी अस्पतालों के 60% और अन्य 101 अस्पतालों को 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से देश में नवरात्र और रमजान की शुरुआत हो रही है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। देश में कोरोना महामारी के बीच आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इसे लेकर देश भर के मंदिरों में तैयारियां भी उसी के मुताबिक की जा रही हैं। दिल्ली में जहां झंडेवालान और छतरपुर मंदिर को गाइडलाइंस पालन करने के आदेश दिए जा चुके हैं, वहीं कालकाजी मंदिर में सिर्फ ई पास के जरिए ही प्रवेश मिलेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार स्थानीय प्रशासन के साथ जो बैठक हुई, उसमें इस बार ये निर्णय लिया गया कि कालकाजी मंदिर में दर्शन के लिए ई पास की व्यवस्था की जाए। उसी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने प्रशासन के सहयोग से मंदिर के लिए ऑनलाइन ई पास की व्यवस्था की है। वहीं बुधवार से शुरू हो रहे रमजान को लेकर भी रोजे रखने वालों से अपील की जा रही है कि वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। चूंकि कोरोना अभी गया नहीं है और तेजी से फैला है, उसके मद्देनजर हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना होगा। इधर महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों की संख्या से ज्यादा रही। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या अभी भी बेहद गंभीर स्तर पर है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 51,751 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 258 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 52,312 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल
58,996 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 28,34,773 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,64,746 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 58,245 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 6,905 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 43 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,27,119 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 12,060 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को लेकर सोमवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या को देखते हुए सोमवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई, जिसमें राज्य में लॉकडाउन लगाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि बैठक में वित्त मंत्री अजीत पवार, शिवसेना नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे और तमाम आला अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें लॉकडाउन को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि शवों के अंतिम संस्कार और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी न हो, इस पर भी खासा ध्यान दिया गया। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो रोज कमाने वालों के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे। कई गरीब लोगों को जो परेशानी होगी, उनको खाने पीने के लिए भी जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से आगे आके गवर्नमेंट से मदद करें, ये बारे में सोच जरूर चालू है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को लेकर सोमवार को मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई, जिसमें क्या फैसले लिए गए हमने आपको बताया। इधर मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर के आरोपों के बाद अनिल देशमुख को कल सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के वसूली के आरोप के बाद सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने कुछ हफ्ते पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई पुलिस के अधिकारियों से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली कर रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस पूरे मामले में सीबीआई 15 दिनों में अपनी प्राथमिक जांच करे और अगर सीबीआई को लगता है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए तो वो अपनी प्राथमिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर सकती है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया था। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.